जे बजेट पेश केलं त्यामध्ये EPS 95 ची पेन्शन असा शब्द काही म्हटलेला नाही, बरोबर है का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी हलचलें इस बार हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, 1 फरवरी को जब बजट आया तब परोक्ष रूप से EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन साथियों इनडायरेक्टली EPS 95 पेंशन योजना में 11,250 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया। साथ ही इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी ने हाथों हाथ श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को पत्र भी लिख दिया था कि ये जो 11,250 करोड़ का बजटीय प्रावधान हुआ है, इसको लेते हुए आप तुरंत प्रभाव से 7,500 प्लस DA की जो मांग है उसको पूरी करिए। साथ ही इसी को लेकर मनसुख मांडविया और EPFO की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और वो है CBT मीटिंग का आयोजन। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फरवरी को ये सर्कुलर जारी हुआ है EPFO की तरफ से। ऑल मेंबर्स ऑफ CBT यानी CBT के जितने भी मेंबर है उनको अब मीटिंग होने वाली है। होल्डिंग सब्जेक्ट यहाँ लिखा होल्डिंग 237th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPF ऑन 28 फरवरी फ्राइडे, यानी कि 28 फरवरी को CBT की मेन मीटिंग होने वाली है सुबह 10 बजे EPFO के हेड ऑफिस में। तो साथियों ये बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे ही बजट आया उसके तुरंत बाद जैसा कि आशा थी कि CBT की मीटिंग बुलाई जा सकती है, उसी को लेकर ये अपडेट आया है। अब 237वीं CBT की मीटिंग 28 फरवरी फ्राइडे को 10 बजे EPFO के हेड ऑफिस में होने वाली है और बहुत आशा है कि इस बार की CBT मीटिंग में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा की जा सकती है। साथियों ये बड़ा अपडेट है। CBT की मीटिंग तुरंत बजट के बाद में होना एक बड़ी खबर है। साथियों इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी था कि श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से एक नया प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रम कल्याण के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन की प्रशंसा की है। कहा कि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एक परिवर्तनकारी कदम है। साथियों एक लंबा चौड़ा ये प्रेस रिलीज है, लेकिन साथियों इसके अंत में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए और PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवंटन में 37% की वृद्धि की गई है। तो साथियों इस तरह से देखने को मिल रहा है कि 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस बार EPS 95 को आवंटित किए गए। 37% की PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत भी वृद्धि की गई है। तो साथियों बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की CBT मीटिंग में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी कोई घोषणा कर सकते हैं। तो साथियों ये बड़ा अपडेट है। CBT की मीटिंग 28 फरवरी को होने जा रही है, जैसा कि आशा थी, और श्रम मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि फरवरी महीने के अंत तक मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा सकती है। तो अब कमांडर अशोक रावत जी और NSC दल इसी आशा में लगे हुए हैं कि इस बार की जो CBT मीटिंग है उसमें मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार कोई घोषणा कर सकती है। तो साथियों अब देखना ये होगा कि इस बार की CBT मीटिंग में क्या निकल कर आता है। बजट में डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ वर्दी ज़रूर की गई है EPS 95 पेंशन को लेकर, और अब CBT पर सभी की निगाहें लगी हुई है। तो साथियों पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। पेश केलं त्यामध्ये EPS 95 ची पेन्शन असा शब्द काही म्हटलेला नाही, बरोबर आहे का। आता काल मी एक YouTube ऐकत होतो, अशोक राउत झूठ बोला, वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है, वो बदमाश है, वो मोदी का आदमी है, सतत चालू आहे, सतत। आणि या संघर्षाचा परिणाम म्हणून आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्याला 2 वेळ बोलावलंय आणि नुसतं बोलून फोटो नाही काढला। पुष्कळ लोक म्हणतात की राऊत साहेब जातात, म्हणतात आम्ही भेटलो, नुसता फोटो काढून येतात। असं नाहीये, असं करण्याचं काही कारणही नाहीये। त्यांनी आपल्याला बोलावलं आणि अर्धा तास चर्चा करून आपली समस्या समजून घेतली। त्याच्यानंतर त्यांनी त्यावेळेस पहिल्या वेळेस जेव्हा आम्ही भेटलो 4 मार्च 2020
खरं म्हणजे खूप वेळ गेलेला आहे. आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की हा प्रश्न फार जेन्युइन आहे, आपल्याला हा प्रश्न सोडवायला पाहिजे. माझा जो अनुभव आहे तो सांगतोय. तुमच्याशी खोटं बोलून मी काही तुम्हाला वर्गणी जमा करायला सांगत नाही, बरोबर आहे की नाही? जे झालं ते तुम्हाला सांगणं माझं कर्तव्य आहे. त्यानंतर दुसऱ्या वेळेस आपण भेटल्यानंतर तेव्हा सुद्धा त्यांनी म्हटलं, तुमचं काम माझ्या लक्षात आहे, तुमचं काम मी करणार आहे, पण यामध्ये ब्युरोक्रॅटिक अडचणी आहेत, म्हणजे प्रशासकीय अडचणी आहेत. आवाज येतो का दादा? नसेल तर पुढे या. आपण आपली गरिबी शेअर करायला पाहिजे, ती जागेची गरिबी असली तरी, बरोबर आहे का? आपणच आपल्याला जागा देणार नाही तर सरकार देणार आहे का? नाही ना. म्हणून बारीक व्हा आणि एकमेकाला जागा द्या. आणि थोडा वेळ मोबाईल जर बंद केला तरी चालेल, कारण 15 मिनिटात चिंता करू नका, थोडा संयम ठेवा, संयम ठेवा. आता काल जसा ते बजेटचं अनाउन्समेंट झालं, मिस कॉल तर मला 87 आले, मी काही घेतले नाही. कारण सांगू काय, मी काय अर्थमंत्री आहे का? अरे आपण मागणारे, भांडणारे, आंदोलन करणारे, देणारा तो आहे. त्यांनी दिलं नाही तर काय करायचं हे आपल्या हातात आहे, बरोबर आहे का? तयारी आहे का? आपण संयमाने राहायचंय, आपलं काम होणार आहे. मागच्या 20 डिसेंबरला आपल्याला श्रममंत्र्यांनी बोलावलं. श्रममंत्र्यांनी बोलावून सांगितलं, तुम्ही माझ्यासमोर पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करून तुमचा प्रश्न काय, तो कसा सोडवता येईल याच्यावर माझ्याशी चर्चा करा. आणि आपले 5 लोक गेलो होतो. मी होतो, आदरणीय वीरेंद्र सिंगजी होते, आदरणीय PN पाटील होते, आदरणीय रमाकांत नरगुणजी होते आणि आदरणीय राजीव भटनागर होते. हे 5 लोक आपण गेलो होतो. तिथे CPFC त्यांची पूर्ण टीम, लेबर सेक्रेटरीची पूर्ण टीम, या सगळे अवेलेबल होते. त्यांच्या समोर आपल्या वतीने आपण प्रेझेंटेशन केलं. त्या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे आज रोजी पेन्शन फंडात किती पैसा आहे, आणि आपण जे बोललो ते संपूर्ण पुराव्यानिशी बोललो. नुसत्या गप्पा मारल्या नाही, पुराव्यानिशी आपण सांगितलं की तुमच्याकडे एवढा पैसा आहे. त्या पैशात दरवर्षी 7.5 कोटी लोक जे कार्यरत आहेत त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती येतं, आकडेवारी, तक्ता 4 सगळ्या गोष्टी केल्या. त्यात या दोन्ही